भगदड़ मच गई और लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे और इस तरफ क्योंकि एग्जिट था और एक एग्जिट राइट में था, तो मेरे को ऐसा लगा पता नहीं क्या हो गया और एकदम स्टैम्पेड हो जाएगी। और ये मालूम ही नहीं था कि एक और बहुत मेरे बगल में एक डेटोनेटर लेके 25 किलो आरडीएक्स लेके एक बैग में है। और जब तक मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो बंदा है, तब तक मैं बस टर्न लिया और एक्सप्लोजन हो गई। और मुझे इतना याद है कि मैं बहुत दूर उड़ के गिरी और बस लास्ट में मैंने यही अपने दिमाग में बोला कि ओह ये तो बॉम्ब ब्लास्ट था। क्योंकि ना तो मैं अच्छी दिखती थी, ना ही मेडिकल कंडीशंस मेरे फेवर में थे, ना मैं अच्छे से सुन सकती थी, एक आंख मेरी छोटी हो गई थी, फेस मेरा बर्न हो गया था, ऑलमोस्ट 25% जो बोलते हैं आप, तो आपके ईयर ड्रम्स को भी नुकसान पहुंचा था? जी, मेरा अभी भी एक कान में प्रेशर नहीं बनता है, तो हमेशा ऐसे आवाज रहती है। टेनाइटिस है, मैं अगर दूर कमरे में बैठी हूँ तो मुझे बेल नहीं सुनाई देती, तो है अगर कुछ हवा चले तो अंदर गुड़ 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 कान में ऐसे होने लग जाता है। तुम टूट के एक जिसको बोलते हैं ना कि एक बेचारे की जिंदगी बिता सकते हो, और मुझे वो जिंदगी नहीं बितानी थी। तो मैंने सोचा कि मर जाना अच्छा है, क्योंकि वो शॉर्टकट रहता है। जो था ना, माइंड आपका सबसे बड़ा हीलर होता है, तो उसको इतना स्ट्रांग बना दिया कि फिर मुझे सामने कुछ भी आ जाए तो मुझे ऐसा लगता था नहीं, मैं कर सकती हूँ, कुछ नहीं होगा। कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो कि लोगों की जिंदगी बदल कर रख देती हैं। ऐसी ही एक तारीख थी 22 मार्च 2016, जिसने की जेट एयरवेज की एयर होस्टेस निधि छापेकर की जिंदगी बदल कर रख दी। उस तारीख को ब्रुसेल्स के हवाई अड्डे पर, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के हवाई अड्डे पर एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि 2 बम धमाके हुए और उनमें से एक बम धमाके में निधि चपेट में आ गई और बुरी तरह से जल गईं, घायल हो गईं। शारीरिक दर्द तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें बड़ा मानसिक आघात भी लगा था और उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, जीने की इच्छा भी मर गई थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को संभाला, संघर्ष किया और आज वापस अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। अपने इसी संघर्ष पर उन्होंने किताब लिखी है अनब्रोकन, जिसका कि लोकार्पण मुंबई प्रेस क्लब में हुआ। इस मौके पर मैं भी मौजूद था और मैंने निधि से बातचीत की। आप भी इस बातचीत को सुनिए। निधि जी, ये बताइए कि वो जब हादसा हुआ था ब्रुसेल्स में जी, तो उसके ठीक पहले आप कहां पर थीं और कहां जा रही थी, और अचानक में जब ये सारा कुछ हुआ तो उस वक्त की वो कौन सी यादें हैं आपके जहन में इस वक्त? एक्चुअली वो ना जेट की कुछ लास्ट फ्लाइटों में से थी ब्रसल्स, क्योंकि 26 मार्च को वो लोग अपना यहाँ से बेस उठा के एम्स्टर्डम लेके जाने वाले थे। तो मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि जिस के साथ बहुत यादें हो ना, तो जब उस चीज़ को छोड़ती हूँ ना तो थोड़ा दुख होता है। तो हम जर्नल ब्रीफिंग कर रहे थे क्रू की, और मैंने उनको बोला कि आज ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो मतलब ऐसा इमोशनल होगा, कुछ कोई रोएगा या कुछ। तो बोलते नहीं मैम, आपको ऐसा ही लग रहा है। और मैं बहुत टाइम पंक्चुअल हूँ, क्योंकि मैं आर्मी स्कूल में पढ़ी हूँ और बहुत पंक्चुअलिटी की बहुत हूँ। तो मैं सबसे आगे अपने, जैसे 8 बजे का टाइम है काउंटर्स पे जाने का, तो हमारा बैग वगैरह डिपॉजिट होता है, बिकॉज हम आगे नेवाक जा रहे थे। तो मैं जा रही थी, तो मैं एस्केलेटर से चले गई। मेरे पास 3 बैग्स थे, सब लोग एलिवेटर्स की वेट कर रहे थे, कुछ लोग नीचे थे, अभी बैग्स ही निकाल रहे थे। मैं फास्ट चले गई कि नहीं, मैं लाइन में जाके पहले खड़े हो जाऊं। तो जब मैं जा रही थी लेवल 2 पे डिपार्चर्स पे, तो एक जो धमाका था वो बहुत थोड़ा दूर दिखा मुझे, लेकिन समझ ही नहीं आया कि वो क्या हुआ, क्योंकि ऐसी चीज आपको रोज देखने को नहीं मिलती। लेकिन ऐसा लगा कि कोई बैटरीज हैं जो एक्सप्लोड हो गई, क्योंकि जब आप ऐसे डिपार्टमेंट में रहते हो जैसे सेफ्टी डिपार्टमेंट में, तो हमेशा नई चीजें, कोई नए थ्रेट्स आपको मिलते। तो उन्होंने थोड़े दिन पहले ही एक सर्कुलर निकाला था कि लिथियम बैटरीज को डिसकंटिन्यू किया है कार्गो में, तो एक्सप्लोड हो सकते हैं। मेरे दिमाग में वही जहन में आया, लेकिन वो फ्लिकर ऑफ अ सेकंड था जो जहन में आया। तो मैंने सोचा मैं जाके हेल्प करूं, बिकॉज हम लोग फर्स्ट एडर्स हैं। तो उतनी देर में मुझे पीछे से किसी ने खींच लिया, तो बोले कहाँ जा रही हो? मैंने बोला हेल्प, और बस ये 2 ही सेकंड, और उतनी देर में ऐसे जैसे भगदड़ मच गई और लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे। और इस तरफ क्योंकि एग्जिट था और एक एग्जिट राइट में था, तो मेरे को ऐसा लगा पता नहीं क्या हो गया और एकदम स्टैम्पेड हो जाएगी। और ये मालूम ही नहीं था कि एक और बहुत मेरे बगल में एक डेटोनेटर लेके 25 किलो आरडीएक्स लेके एक बैग में है।
और जब तक मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो बंदा है, तब तक मैं बस टर्न लिया और एक्सप्लोजन हो गई। और मुझे इतना याद है कि मैं बहुत दूर उड़ के गिरी और बस लास्ट में मैंने यही अपने दिमाग में बोला कि ओह, ये तो बॉम्ब ब्लास्ट था, और फिर मैं बेहोश जी, हो गई। उस घटना के बाद, उस आतंकी हमले के बाद हम यहाँ भारत में हमने वो तस्वीरें देखी। यहाँ के एक अखबार ने फ्रंट पेज पर आपकी तस्वीर छापी थी, जिसमें जी। कि आप काफी बुरी हालत में थी, आपको बर्न्स की इंजरी थी और आप सेमी कॉन्शियस पड़ी हुई थी वहां के हवाई अड्डे पे। उस घटना ने कैसे आपकी जिंदगी बदल दी और उसके बाद कैसे आप वापस से रिकवर कर पाई, वापस से आज आप सामान्य दिख रही हैं, लेकिन आप पर काफी कुछ गुजरी है, आपने संघर्ष किया है, उसको थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। कोई भी इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, ऐसी चीज के बाद टूटता जरूर है। आप बिखर जाते हो। मेरी एक तस्वीर थी जिसको मैं, जिंदगी की तस्वीर जो बिखर गई थी, टूट गई थी, तो उसको एक पजल बन गई थी कि उसको कैसे मैं सही जगह पे सही टाइम पे लगाऊं। क्योंकि ना तो मैं अच्छी दिखती थी, ना ही मेडिकल कंडीशंस मेरे फेवर में थे, ना मैं अच्छे से सुन सकती थी, एक आंख मेरी छोटी हो गई थी, फेस मेरा बर्न हो गया था, ऑलमोस्ट 25% जो बोलते हैं आपको, आपके ईयर ड्रम्स को भी नुकसान पहुंचा था। जी, मेरा अभी भी एक कान में प्रेशर नहीं बनता है, तो हमेशा ऐसे आवाज रहती है। टिनाइटिस है, मैं अगर दूर कमरे में बैठी हूँ तो मुझे बेल नहीं सुनाई देती। तो है, अगर कुछ हवा चले तो अंदर गुड़ 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 कान में ऐसे होने लग जाता है, बिकॉज एक अंदर मेटल पीस जाने की वजह से उसने एक कोई ऐसा स्किन को ऐसा गोल सा, उसको पर्ल बोलते हैं, वो बना दिया कि वो हमेशा अपने आप बन जाता है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। तो सर्जरी के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। तो जब बहुत सारी चीजें आपके, जिसको बोलते हैं ना, सामने आ जाती है, या तो आप दो ही चीजें कर सकते हो, या उसके लिए संघर्ष कर सकते हो वापस आने के लिए, या फिर तुम टूट के एक, जिसको बोलते हैं ना कि एक बेचारे की जिंदगी बिता सकते हो। और मुझे वो जिंदगी नहीं बितानी थी, तो मैंने सोचा कि मर जाना अच्छा है, क्योंकि वो शॉर्टकट रहता है ना। लेकिन जिंदगी दी है तो लेने का मुझे कोई हक नहीं है। जी, और आपने जैसा बताया कि कई लोगों ने ट्विटर पर एक तरह से हैशटैग चलाया था, सेव निधि, और कई लोग दुआ कर रहे थे आपके लिए, और वो जहन में आपके आया और शायद उसी वजह से आप सुसाइडल थॉट से बच सकी थी। जी, ये मेरी फैमिली भी थी जो मुझे इतना सपोर्ट कर रही थी। उनको, वो ऐसे सोचते थे कि बस तू बच गई है, तू क्या दिखती है, तू क्या थी, अभी तू क्या है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। और मैं सोचती थी, अरे पता नहीं अभी मेरे पे क्या हो जाएगा, और मैं बेड पे ही पड़ी रहूंगी क्या। थोड़े दिन आप सिंपैथी दिखा सकते हो, सब टाइम जब सिंपैथी दिखाने का टाइम आता है तो वो इंसान को भी बुरा लगता है। आपको एम्पैथी की जरूरत है। तो मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने मुझे समझने की कोशिश की और मुझे भी समझाया। तो मेरा जो था ना, माइंड आपका सबसे बड़ा हीलर होता है, तो उसको इतना स्ट्रांग बना दिया कि फिर मुझे सामने कुछ भी आ जाए तो मुझे ऐसा लगता था, नहीं, मैं कर सकती हूँ, कुछ नहीं होगा, आई विल डू इट। तो मैं इसका श्रेय सारी दुनिया को भी देती हूँ, क्योंकि अगर मेरी जान बची है, तो बोलते ना, आप एक पानी में पत्थर मारते तो वो ऐसे से वेव करके जाती है। तो एक जन ने हैशटैग निधि, सेव हैशटैग निधि, और उसको लाखों करोड़ों जन ने जब उसको वापस से दोहराना शुरू किया, तो वो वाइब्रेशंस कहीं मेरे तक पहुंची, कुछ लोगों की दुआएं मेरे तक पहुंची, कईयों ने बहुत प्रेयर्स की। तो आई थिंक सबका एक विश्वास था कि ये बच जाएगी। तो 7 साल में आपकी जिंदगी कैसे बदल गई? 7 साल पहले ये घटना हुई थी जी, आज 7 साल बाद आप कैसी हैं? आपकी जिंदगी कैसी है? मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ और हमेशा यही भगवान से मांगती हूँ कि बस हंसते, एक कोई भी चीज आ जाए, मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम कर सकते हैं। एक आपका जो मानसिक है ना, वो एकदम सही होना चाहिए, जो हमेशा मेरा पहले से रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर चीज से, कोई भी चीज आ जाए, मैं फाइट कर सकती हूँ। कुछ चीजें बदल गई, जैसे पहले काम करती थी, अब काम नहीं करती, लेकिन हाँ, अभी दूसरों के लिए काम करती हूँ। जैसे जुवेनाइल जेल्स में जाती हूँ, स्कूल्स में जाती हूँ, यूनिवर्सिटीज में जाती हूँ, मैं अपने वहां पर लेक्चर्स देती हूँ। कभी कभी मैं हॉस्पिटल्स में जाती हूँ, कॉर्पोरेट्स में जाती हूँ। तो ये एक बड़ा जिसको बोलते हैं ना, एक चेंज है। इंसान को चेंज भी कभी कभी बहुत कुछ सिखाता है। और मैं
मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से कि मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, ऐसा सोचती हूँ, अगर आप सोचे कि अगर आपको अपने आप को समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगे कि पहले मेरे पास टाइम नहीं होता था अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए। अब 2 दिन गए, 1 दिन आए, उसमें भी आधा दिन सोते रहे, फिर गए। तो मुझे ऐसा लगता है भगवान ने भी इतना टाइम दिया है कि बिताओ, अपने बच्चों के साथ बिताओ, अपनी फैमिली के साथ बिताओ। आई थिंक ये धरती को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, तुम लोगों के साथ बिताओ, बिकॉज तनाव की जिंदगी जीते हैं और तनाव को मैंने छोड़ दिया है। एक आखिरी सवाल आपसे जी। कि आपने ये किताब लिखने की क्यों सोची? क्या मोटिवेशन था कि आप अपनी ये कहानी पूरी दुनिया को बताएं? मैं तो एक्चुअली किताब नहीं लिख रही थी। मुझे इंसिडेंट के बाद कैसा होता था कि कुछ भी याद नहीं था मुझे। अब मेरे बच्चों का बचपन अभी तक याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, तो बहुत कुछ मैं भूल जाती थी। ये मुझे बोलते थे, अरे अभी तो बताया था ऐसा हुआ, अरे वो तो आए थे, अरे इस तरह से हुआ था। तो फिर मुझे इन्होंने बोला, मेरी फैमिली ने, कि तू लिख, तो तेरे को याद रहेगा, तुझे कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे मैं सोचती डेट क्या है, तो बोलती जब तू लिखेगी तो इट्स थेरेपी, तू लिख। तो मैं बोलती थी मैं क्यों लिखूं, और मेरे से लिखा नहीं, क्योंकि ग्राफ्स अगर आप देख रहे तो मेरे हाथ बंद ही नहीं होते थे। तो मैं ऐसे पेन पकड़ के धीरे धीरे ब्लॉक लेटर्स में लिखती थी। तो धीरे धीरे जब मैं लिखना शुरू की, फिर मुझे आदत पड़ गई। फिर वो आदत को मैंने, जब और टाइम मिलता था तो फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा। तो जब मैं ही अपनी आप को पढ़ती थी कि अरे ये तो इतना अच्छा, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने तो मतलब एक कोई वॉर जीत ली है, इस तरह से मुझे लगता था कि मैंने इतना कर लिया, मुझे पता ही नहीं था। तो मेरी माँ ने बोला कि इसको पब्लिश कर देते। मैंने बोला कौन पढ़ेगा? तो बोलते जिस तरह से तू इस जिंदगी को जी रही है उस तरह से नॉर्मल इंसान नहीं जीता। आज मैं भी होती तो मैं शायद सोचती कि बस और नहीं मैं सह सकती। तो मुझे कहीं लगा कि कुछ है। तो ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंटरव्यू लिया जैसे आप आज ले रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम इसको लिखोगी क्या? तो मैंने बोला हाँ मैं इसको लिखूंगी। और उस टाइटल से फिर मंजुल पब्लिकेशन मेरे पास आई और उन्होंने बोला हम आपकी किताब लेना चाहते हैं। तो मैंने बोला वो तो थीसिस फॉर्म में है और हैंड रिटन है। तो उन्होंने बोला हम टाइप कर लेंगे, सब कर लेंगे, आप बस किताब के मतलब आप हमें दे दीजिए। तो हमने दे दी, बट वो इतनी सुंदर आई कि आज जब मैं भी कभी डगमगा जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, आफ्टर ऑल इंसान ही हूँ, तो कभी पन्ने पलट के देखती हूँ तो खुशी होती है और फिर बोलती हूँ नहीं, बहुत कुछ करना है। धन्यवाद निधि जी। और आपकी कहानी वाकई काफी प्रेरणादायी है, जिस तरह से आपने संघर्ष किया और वापस आप की जिंदगी पटरी पर लौटाई है। कई लोग बिल्कुल इससे सबक लेंगे, कई लोग हमारी इस दुनिया में हैं जो किसी ना किसी तरह का संघर्ष कर रहे हैं, और अगर वो आपकी किताब पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि उन्हें ऊर्जा मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू।